आज अपन करते हैं ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन एक गैस है जो कि वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन के बाद सबसे अधिक मात्रा में ये पाई जाती है। सबसे अधिक नाइट्रोजन है, सेकंड नंबर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का चक्र किस प्रकार से होता है ये अपने इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो प्लांट और एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन के अंदर यूज़ की जाती है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड का ऑक्सीडेशन हो करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो बनते हैं ये फोटोसिंथेसिस यानी रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो जाते हैं फोटोसिंथेसिस की क्रिया में ग्रीन प्लांट्स के द्वारा। यानी ग्रीन प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज़ करके फूड का निर्माण करता है, भोजन का निर्माण करता है और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो एटमॉस्फेयर में चली जाती है। तो इस तरह से जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है वो बैलेंस बना रहता है। तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिर रेस्पिरेशन में प्लांट और एनिमल द्वारा यूज की गई, जिसमें फूड का ऑक्सीडेशन हुआ। फूड का ऑक्सीडेशन होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन गया। ये फोटोसिंथेसिस में ग्रीन प्लांट्स के द्वारा इसका यूज करके फूड का निर्माण किया गया और ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में। तो इस प्रकार से यह ऑक्सीजन साइकिल जो है वो चलता रहता है। हालांकि इसमें अपने केवल 2-3 स्टेप ही दिखाए गए हैं, परंतु ऑक्सीजन चक्र जो है वो इतना छोटा नहीं होता है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों होता है कॉम्प्लिकेटेड? कि ऑक्सीजन जो है वो अत्यधिक क्रियाशील होती है, बहुत अधिक क्रियाशील है। ये हर एक एलिमेंट के साथ ये रिएक्शन करती है। जैसे ये कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, इसी तरह से नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट या नाइट्राइट बना देती है। कैल्शियम के साथ मिलेगी कैल्शियम कार्बोनेट। तो हर एक चीज़ के साथ ये आयरन के साथ फेरिक ऑक्साइड बना देती है। तो इस तरह से हर एक के साथ ये मिल करके रिएक्ट करती है, रिएक्शन करती है। तो ऑक्सीजन चक्र जो है वो इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि इसकी अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण ये अलग अलग रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन चक्र में बांट लेते हैं। इसके अलावा ओजोन जो है ये कुछ जो ऑक्सीजन होती है वो उसमें ट्रोपोस्फियर के अंदर चली जाती है और वहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है उनके कारण ये ओजोन में परिवर्तित हो जाती है। तो ओजोन एक पूरी लेयर के रूप में, एक सुरक्षा कवच के रूप में पाया जाता है। तो ओजोन के अंदर जो ओजोन लेयर है वो किस प्रकार से बनी रहती है? तो ओजोन का निर्माण जो है ऑक्सीजन से होता है। ऑक्सीजन के अंदर यानी जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जिसमें O2, तो उसमें जो बॉन्ड है इस बॉन्ड को तोड़ करके इसको एटॉमिक ऑक्सीजन में परिवर्तित किया जाता है। यानी जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो O2 को तोड़ करके O2 से ये ऑक्सीजन यानी एटॉमिक ऑक्सीजन बना देती है। एटॉमिक ऑक्सीजन फिर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ओजोन बना देती है। तो ये जो इस तरह से ओजोन का निर्माण होता है, ये जो क्रिया हो रही है इसी के विपरीत यानी ओजोन जो है वो भी अल्ट्रावायलेट रेज के कारण टूट करके ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन के रूप में टूट जाती है। तो एटॉमिक ऑक्सीजन फिर ओजोन के साथ क्रिया करके ऑक्सीजन बना देती है। तो इस तरह से ओजोन
जो वायुमंडल के अंदर जो ओजोन लेयर है वो उसका एक निर्धारित स्थान पर जो बना रहता है, यानी वो एक उसमें इक्विलिब्रियम में रहता है। तो प्राकृतिक अवस्था में ओजोन का निर्माण और उसका विखंडन का जो इक्विलिब्रियम है यानी साम्य अवस्था है वो बनी रहती है। परंतु वर्तमान में मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण CCl2F2, CCl3F, CH4, NO2 आदि उत्प्रेरक स्ट्रेटोस्फीयर में प्रवेश कर चुके हैं, जो कि ओजोन स्तर को धीरे धीरे पतला करते जाते हैं। तो ये है ऑक्सीजन चक्र। नेक्स्ट आते हैं अपने सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल जो है वो गैसियस और सेडिमेंट्री दोनों रूप में है, अर्थात इसका कुछ भाग गैसियस फॉर्म में है और कुछ सेडिमेंट्स के रूप में आता है। तो स्टार्टिंग अपनी करते हैं कि जो गैसियस सल्फर है वो एयर के अंदर है। एयर के अंदर ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 या H2S के रूप में है। ये जो SO2 या H2S है ये रेन के द्वारा इसका प्रेसिपिटेशन होता है और जल में जाकर के ये सल्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सल्फेट को ग्रीन प्लांट्स यूज़ करते हैं। तो सल्फेट जो है वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा लिया जाता है। ग्रीन प्लांट्स इसको प्रोटीन के रूप में यानी ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रीन प्लांट्स को एनिमल्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो ग्रीन प्लांट्स और एनिमल्स इसको ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में बना देते हैं। इनके जो डेड पार्ट्स होते हैं वो डेड ऑर्गेनिक सल्फर के रूप में आ जाते हैं। तो कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी इस सल्फेट को यूज़ कर लेते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी सल्फेट को यूज़ करते हैं। ये जो डेड ऑर्गेनिक सल्फर है यानी इसको भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डेड पार्ट्स हैं वो सल्फर के रूप में आ जाते हैं। यानी डेड पार्ट्स के अंदर तो डेड जो ऑर्गेनिक मैटर है वो जब सड़ता है तो ये H2S निकलती है। H2S मेटल के साथ क्रिया करके मेटलिक सल्फाइड बनाती है, मेटल सल्फाइड बना देती है। मेटल सल्फाइड जो होते हैं सेडिमेंट्स में चले जाते हैं यानी मिट्टी के अंदर चले जाते हैं। इसी प्रकार से इधर से डेड ऑर्गेनिक सल्फर जो है वो भी मिट्टी में आ जाता है। तो सेडिमेंट्स के अंदर ये आ जाते हैं। सेडिमेंट्स मिट्टी से ये फॉसिल्स फ्यूल के रूप में, यानी फॉसिल फ्यूल क्या है कि जो ऑयल गैसेज है, कोयला है, इनके जलने से ये SO2 या H2S गैस बनती है तो ये एयर में चला जाता है। इसी प्रकार से जब ज्वालामुखी पड़ते हैं वल्केनों के कारण, ज्वालामुखी के कारण भी सल्फर डाइऑक्साइड और H2S गैस निकलती है जो कि एयर में आ जाती है। तो इस तरह से एयर में जो SO2 और H2S आ गई ये वापस रेन के द्वारा सल्फेट के रूप में। तो इस तरह से ये, इसके अलावा कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी इस चक्र को चलाने में सहायता करते हैं। जैसे सल्फेट को कुछ बैक्टीरिया जो है जो जिसमें मुख्य रूप से थायोबैसिलस है, थायोबैसिलस इसको H2S में बदल देता है। तो जो थायोबैसिलस है इसको H2S में बदल देता है। H2S को डिसल्फोवाइब्रियो जो बैक्टीरिया है
वो H2S को सल्फेट में बदलता है। H2S को सल्फेट में डिसल्फो वाइब्रियो बैक्टीरिया जो है वो बदल देते हैं। इस तरह से H2S को एलिमेंट सल्फर के रूप में थायोबैसिलस इसको बदल देते हैं, और एलिमेंट सल्फर जो है इसको डी सल्फ वाइब्रियो जो है वो H2S में बदल देते हैं। थायोबैसिलस H2S को S2O3 या S4O6 में भी बदल देते हैं, और S2O3 या S4O6 को थायोबैसिलस फिर सल्फेट में बदल देते हैं। इसी प्रकार से थायोबैसिलस जो है एलिमेंट सल्फर को सल्फेट में बदल देते हैं। तो इस तरह से ये जो कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं वो भी इस चक्र को चलाने में सहायता करते हैं। तो इस तरह से ये सल्फर चक्र है वो भी इसमें चलता रहता है। आज के लिए इतना ही।